वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज हम करने जा रहे हैं हमारी संधि का नेक्स्ट स्टेप, यानी कि हमने संधि के जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादी संधि, वो सारे भेद मैंने आपको करवा दिए हैं। एक एक भेद बहुत ज्यादा डिटेल में करवा दिया, उनके डिफरेंसेस बता दिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं हमारी व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं है। सबसे पहले तो व्यंजन संधि होता क्या है? जब व्यंजन के साथ स्वरों का मेल होता है, जब व्यंजन के साथ स्वरों का मेल होता है और जब शब्द में जो परिवर्तन आता है ना, उसको संधि कहते हैं, यानी व्यंजन संधि कहते हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि व्यंजन संधि के अंदर भेद नहीं होते, व्यंजन संधि के अंदर नियम होते हैं। हमें नियम याद करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं है, 6-7 नियम है, तो हमें वही नियम याद करने हैं। और याद करने का मतलब ये नहीं कि हमको रट्टा लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और ये नियम हमको याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब हमें इतना ही याद रखना है बस इसमें, वर्ग के पहले वर्ण का। देखिए, अगर आपने मेरी वर्ण विचार की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है वर्ग क्या होता है, वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, पंचम वर्ण क्या होता है, तो वो आप जरूर देखिएगा एक बार। लेकिन एक बार मैं यहाँ के लिए बता देती हूँ। वर्ग देखिए, जो हमारी वर्णमाला होती है ना, क ख ग घ ण, तो उसका जो पहला वर्ण होता है वो हमारा वर्ग का पहला वर्ण होता है। यानी क वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? क। च वर्ग का पहला वर्ण च। तो ये आपको याद रखना है। वर्ग के पहले वर्ण देखिए, क च ट त प, ये हमारे 25 स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, तो इनको याद रखना, ये पहले वर्ण है। अब इसमें इसके सामने हमें याद नहीं रखना क्या आएगा, हमें इतना याद रखना कि वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है ना, वो किस में चेंज हो जाएगा भाई? वो इसमें चेंज हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 3 एग्जाम्पल है यहाँ। दिक् प्लस दर्शन, इधर वाला याद नहीं रखना, क है, प्रथम वर्ण है, हमें याद रखना है किसमें चेंज हो जाएगा? ग में। इधर वाला हम आगे जब नियम पढ़ेंगे तो उनको याद रखेंगे, फिर ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। जैसे दी हमारा सेम रहा, क है, क किस में चेंज हो जाएगा? क ग में। तो यहाँ स्वर रहित ग है, क है, यानी आधा क है, तो ग भी आधा ही रहेगा, ठीक है। बाकी हमारा एज इट इज रहेगा। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, ठीक है। अब देखिए त यहाँ आधा है, तो त को क्या करेंगे? हम बदल देंगे किसमें? त है यहाँ त किसमें बदलेगा? द में, क्योंकि त थ द। लेकिन यहाँ पर द आधा नहीं आएगा, द पूरा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये स्वर है, इस स्वर को हम अलग से नहीं लिखते। यहाँ पर त आधा है, यहाँ त आधा लगाएंगे तो अ अलग से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि स्वर व्यंजन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर व्यंजन में मिल गया, द आधा था लेकिन अ मिलने के कारण पूरा हो गया, और ये बाकी सेम रहा तदनुसार। अदरवाइज यहाँ भी आधा है तो यहाँ भी आधा आता, अगर यहाँ स्वर नहीं होता। अब जैसे कि यहाँ भी स्वर है, ध्यान रखना है कि अ हमारा सेम रहा, च, च किस में बदल गया? च किस में बदल गया? ज में। च छ ज, तो हमने ज लिख दिया, लेकिन ज कैसा लिखना है? आधा नहीं। आधा क्यों लिखेंगे? यहाँ पर स्वर है हमारे पास, ये स्वर इसमें मिल जाएगा, किसमें? ज में। ज पूरा आएगा और ये अनुस्वार हमारा यहाँ रहेगा और ये त बन गया अजन। इस तरीके से हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये पूरा कहाँ है, आधा कहाँ है, स्वर रहित कहाँ है, स्वर सहित कहाँ है। ये स्वर सहित कैसे बना? क्योंकि इसमें क्या मिला दिया हमने? इसमें हमने स्वर मिला दिया, यहाँ भी स्वर मिल गया, तो ये पूरा हो गया। अगर इस साइड में स्वर नहीं है, जैसे कि यहाँ दिग्दर्शन, दर्शन में क्या है? यहाँ पर द है, और द क्या है? व्यंजन है, व्यंजन इसमें शामिल नहीं हो सकता, इसलिए ग हमारा आधा ही रहेगा, क्योंकि क जब चेंज हुआ है तो वो आधा ही था। इसी तरह नेक्स्ट नियम है वर्ग का पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा भाई? क च ट त प, यही सेम है वर्ग का पहला वर्ण। लेकिन इस नियम में चेंज क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण के साथ क्या आएगा? न आएगा और म आएगा, और वो अगर न और म आता है तो वो किसमें बदल जाएगा? पंचम वर्ण में। अब ये वर्ग का पंचम वर्ण कैसे बना? ये वाला रहा, मैंने बता दिया, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग के तीसरे वर्ण, और ये सारी वर्णमाला ही तो है, और वर्ग का पंचम वर्ण।
ये पांचों हैं। तो इस तरीके से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि वर्ग क्या होते हैं। अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने उत प्लस नयन। अब यहाँ पर क्या है कि वर्ग का पहला वर्ण, हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ भी तो कहा था वर्ग का पहला वर्ण, तो ये त है, ये देखिए इसमें भी त है, ये भी त है, ये तो सेम हो गया। लेकिन हमको याद रखना है कि अगर इस तरफ क्या नहीं है, न और म नहीं है, न और म नहीं है, तो वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इस तरफ अगर न और म है तो वर्ग का पहला वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ तीसरे में, यहाँ पंचम में, यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा आपको, न और म नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको देखिए जैसे कि ये नियम हमें बताता है, तो उत प्लस में नयन, इधर देखिए कि त है, इधर त है, त के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, ये भी वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ भी वर्ग का पहला वर्ण था, लेकिन इधर त के साथ क्या आएगा, न आ जाएगा। अगर न आ जाता है तो ये पंचम वर्ण में, त का पंचम वर्ण क्या है, न है, तो ये पंचम वर्ण में बदल गया, तो न आधा रहेगा क्योंकि यहाँ पर त आधा है, स्वर रहित है, इधर व्यंजन पूरा है। अगर इधर स्वर आ जाए तो ये पूरा हो सकता है। इस प्रकार नयन हमारा सेम रहेगा। सत, त का आधा, आधा कौन सा है, मतलब त का पंचम वर्ण न है, यहाँ त आधा है तो यहाँ भी न आधा रहेगा। मति यहाँ सेम हो जाएगा। इसी तरीके से वाक, क का पंचम वर्ण क्या है, ये क वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये पंचम वर्ण है अण, तो क की जगह अण आ गया, लेकिन आधा आएगा क्योंकि क स्वर रहित है। मैं हमारा सेम रहेगा, वार्डगम्य। देखिए कि जो व्यंजन संधि होती है उसमें क्या है, हमें नियम याद रखने हैं। स्वर संधि के अंदर भेद पूछे जा सकते हैं कि वृद्धि संधि का कौन सा भेद है, मतलब इनमें से कौन सा शब्द है जो वृद्धि संधि का है, कौन सा यण संधि का, कौन सा अयादि संधि का है। लेकिन यहाँ पर आपसे भेद नहीं पूछा जाएगा, व्यंजन संधि के अंदर नियम नहीं पूछे जाएंगे कि ये तय वर्ग का नियम है या पंचम वर्ण का नियम है, बल्कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको चार ऑप्शन देकर ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से व्यंजन संधि कौन सी है। तो स्वर संधि में हमने देखे हैं कि हमारा जो इधर का व्यंजन होता है वो पूरा होता है क्योंकि उसमें स्वर शामिल होता है, इधर भी स्वर शामिल होता है। तो अगर आपको व्यंजन संधि के नियम पता होगा और आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप इजीली पहचान लेंगे कि ये हमारी कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप आधे अक्षर से तो इसको पहचान लेंगे कि ये व्यंजन संधि है, लेकिन जब पूरा आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन पूरा आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि अगर इसको इस तरीके से हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो व्यंजन संधि है वो पूछी जाती है, या फिर ये पूछी जाती है कि आपको चार वर्ण शब्द देकर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी संधि है, कौन सा जो शब्द है वो व्यंजन संधि के लिए असंगत है, यानी व्यंजन संधि के लिए नहीं है। तो आपको अगर सारे नियम पता होंगे तो आप जब उनका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये शब्द संधि के नियम के अनुसार नहीं बना है, इसलिए क्या है, ये संधि असंगत है। क्योंकि सभी जो शब्द होते हैं वो संधि नहीं होते, सभी शब्द समास नहीं होते और सभी शब्द विशेषण नहीं होते। अगर ऐसा होता तो ग्रामर बनती ही नहीं। सभी शब्द अपने अपने संधि के, कुछ शब्द होते हैं, कुछ समास भी बनते हैं, कुछ उपसर्ग और प्रत्यय भी बनते हैं, कुछ उपसर्ग और प्रत्यय संधि में भी आ जाते हैं, समास में भी आ जाते हैं, लेकिन उनका हमको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, व्यंजन संधि का नियम से। तो ये है हमारी व्यंजन संधि का नियम नंबर 3। देखिए इन्होंने कहा है कि इधर स्वर री प्लस में ई, यानी कि स्वर शामिल है। र को अगर वर्ण विच्छेद करें तो र के साथ क्या आएगी, ई आएगी, तो स्वर शामिल है। स्वर के साथ अगर छ आ जाए, अभी तक हमने देखा कि व्यंजन स्वर रहित आ रहे थे, यहाँ पर पूरा आ रहा है, लेकिन हमें जो स्वर संधि है और व्यंजन संधि में ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ छ का जो नियम है वो ध्यान रखना है। अगर ऐसा होगा तो क्या आएगा, च से पहले, मतलब छ से पहले क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, आधा आएगा और छ पूरा आएगा, ले बाकी हमारा सेम रहेगा। जैसे कि परी, परी आधा च लगा दिया हमने, परिच्छेद, ये च इसमें ऐड ही किया जा रहा है, किसी को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा, किसी को चेंज नहीं किया जा रहा, ये ऐड किया जा रहा है इसके अंदर। अनु हमने देख लिया, अनु इधर स्वर है लेकिन इधर स्वर के इधर क्या है, छ है। हमें याद रखना है कि च अपनी तरफ से ऐड करेंगे हम
और क्या बना दिया, अनुच्छेद, बाकी सेम रखेंगे। वो क्या है, जो नियम नंबर 4 है वो है मैं के बाद, मैं के बाद कै से मैं तक कोई भी, मतलब कै से मैं तक वर्णमाला तो आप जानते ही होंगे, कैसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, तो वो सब में वो जो यहाँ मैं तक 25 वर्ण जो बनते हैं हमारे व्यंजन, तो उनमें कहा है कि मैं के बाद कै से मैं तक अगर कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं उस वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। उस वर्ण के, किस वर्ण के, याद रखिएगा इससे पहले जो हमने एक पढ़ा था उसमें मैंने ये बताया था आपको कि इधर कोई व्यंजन होगा और इधर इस व्यंजन के साथ प्रथम, मतलब किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण जैसे क, च, ट, त, प इधर होगा और इधर क्या होगा, मैं या न होगा, तो वो पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अब थोड़ा अपोजिट हो गया, अब मैं न तो है नहीं, मैं है वो इधर होगा और इधर वर्ग का कोई पहला वर्ण हो सकता है या कोई भी व्यंजन हो सकता है, तो उसके साथ मिलकर अब ये मैं है ये किस में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में। वैसे तो जो मैं है वो ऑलरेडी पंचम वर्ण है, तो ये तो पंचम वर्ण में बदल ही नहीं सकता। इधर वाला जो भी व्यंजन होगा उसी के वर्ग का, यानी कै वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होगा, क, ख, ग, घ, ण में यहाँ पर बदल जाएगा। जैसे कि देखिए ये लिखा हुआ भी है आपके सामने, क्या, किम, मैं, आधा ण, आधा ण, और कर हमारा सेम रहा, किणकर। ठीक है, इसी तरह से सम प्लस में तोस है, यहाँ म है, यहाँ त है, तय का पंचम वर्ण क्या होता है, तय का पंचम वर्ण होता है त, थ, द, ध, न होता है। तो यहाँ पर देखिए आधा न हमने लगा दिया, किसकी जगह लगा दिया, मैं की जगह, स आधा न और तोष हमारा सेम रहा, संतोष। ये है इसका नियम नंबर 4। लेकिन इसमें कुछ आपको और चीजें भी याद रखनी है। इन्होंने कहा कै से मैं तक, अब ये सोचिए कि इधर भी मैं है और इधर भी मैं है, अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो खुद पंचम वर्ण है, तो इसको कौन से पंचम वर्ण में बदलेंगे हम। अगर ऐसा आता है तो आपको सिर्फ आधा मैं, यानी इसको अनुस्वार भी नहीं बनाएंगे, ये सेम एज इट इज रख देंगे और ये सेम एज इट इज रख देंगे। मतलब एज इट इज रखना आपको, यहां से उठाकर यहां रख दिया और यहां से उठाकर यहां रख दिया, सम, स आधा म, मोहन, मोहन, सम्मोहन, इस तरीके से, क्योंकि मैं खुद पंचम वर्ण है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट कि मैं के साथ, ये तो हमने व्यंजन कर लिए, कौन से, 25 स्पर्श संघर्षी व्यंजन, कैसे मैं तक। अब ये कह रहे हैं कि मैं तक, मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ण विचार की वीडियो है जो मेरी, वो जरूर देखिएगा। अगर वर्ण विचार आप देख लेते हो तो संधि आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो फिर मैं है, मैं के साथ अगर उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, अब आपको अगर आपने वर्ण विचार की वीडियो देखी होगी या देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा उष्म व्यंजन कौन से होते हैं और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। है, अब आपको पता है कि वर्णमाला के अंदर ये 4 ही होते हैं, इनका पंचम वर्ण होता ही नहीं है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि श, स और श और ह, अगर इनमें से कोई मैं के साथ आ जाए, जैसे कि देखिए सम प्लस योग, यहाँ पर यह आ गया, अब यह का तो कोई पंचम वर्ण होता ही नहीं, तो इसको कैसे चेंज करोगे, इसको अनुस्वार में बदल देंगे, यानी मैं को किस में बदल देंगे, अनुस्वार में, बाकी हमारा सेम रहेगा, संयोग। इस तरीके से ये नियम नंबर 4 है, इनमें हमें इन बातों का याद रखना है। क से मैं तक पंचम वर्ण में, अगर सेम मैं आ रहा है तो एज इट इज रहेगा, और अगर मैं के साथ अंतस्थ व्यंजन उष्म व्यंजन आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नियम पे, संधि का नियम नंबर 5, जिसमें हम बता रहे हैं कि न का अणय में परिवर्तन, यानी क्या कैसे होगा, अगर इस तरफ से इस तरफ री र श आता है और उसके साथ में न आ जाता है तो न किस में चेंज हो जाएगा, अणय में। जैसे कि हर प्लस में
न, यहाँ पर रह है, यहाँ न है, तो रह ही रहेगा, न अण हो गया। भूषण, इसमें ये स्वर है, इसको हम शामिल नहीं करते, इसलिए इसको न व्यंजन संधि है, इसलिए न का ही ध्यान रखना है। यहाँ पर न है तो भूष न लिखना था, वहां पर हमने न का क्या कर दिया, अण कर दिया, क्योंकि श आया हुआ है, यहाँ पर र आया हुआ है। लेकिन याद रखना है कि च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और श और स, ये अगर आ जाते हैं, ये अगर आ जाते हैं इस तरफ, तो क्या होगा, तो ये नियम लागू नहीं होगा, यानी न का अण नहीं होगा, न का न ही रहेगा। कैसे, जैसे कि देखिए दुर प्लस में जन, दुर प्लस में जन। अब इसने कहा था कि च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, अब ये ज किस में आता है, त वर्ग में आता है, च छ ज, तो ज आ गया, तो ये चेंज नहीं हुआ, न ही रहा, इसलिए इसका अण नहीं हुआ। इसी तरीके से अर्जुन, अर्जुन में भी जय आ रहा है। दर्शन, दर्शन में देखिए श आ रहा है, तो ये न का न ही रहा, अण नहीं हुआ। बेशक इधर र है और लास्ट में न है, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा। ये नियम हमको याद रखना है। नियम नंबर 6 है स का श होना, लेकिन किस कंडीशन में, ये कह रहे कि स से पहले ए आ जैसे कोई स्वर ना आए और दूसरे स्वर आ जाएं, तो ए आ स्वर ना आए और कोई दूसरे स्वर आ जाए तो स का श हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अभी, अभी भ के साथ क्या है, छोटी ई, यानी ई का आया है हमारे पास क्या, स्वर है, तो यहाँ पर शेख है, तो ए आ तो नहीं है, भिन्न हो गया, मतलब स का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। जैसे कि अभी प्लस में शेख, स का बाकी सेम है, अभी अभी है, स का श हो गया बस। इसी तरीके से देखिए वी सम, ब प्लस में ई आ गया, ए आ नहीं है, यहाँ पर स है, स का श बन गया, क्या बन गया, विषम। लेकिन हमें याद रखना है कि कुछ इसके अपवाद हैं। कौन से, जैसे 3 शब्द आपको याद रखने हैं, विस्मरण, अनुस्वार, अनुसरण। ये जो शब्द हैं, ये इसके अपवाद हैं। यहाँ पर नियम लागू हो रहा है, लेकिन नियम में स का स ही रहता है। जैसे कि देखिए विस्मरण, यहाँ पर ए आ नहीं है, ई ही है, यहाँ भी ई ही था, और यहाँ पर श है, यहाँ भी स ही था, यहाँ भी स, ठीक है। तो अब भी क्या हुआ, होने के बावजूद भी ये चेंज नहीं हुआ, स का स ही रहा, श नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये इसके अपवाद हैं, विस्मरण, अनुस्वार, अनुसरण। ये आपको याद रखने हैं 3 शब्द जिनमें ये संधि का नियम लागू नहीं होता। व्यंजन संधि के तय वर्ग संबंधी नियम की, यानी कि इसमें एक ही नियम आप पढ़ेंगे जो कि है तय वर्ग। जैसे कि देखिए इन्होंने कहा, यानी कि संधि का जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, तय वर्ग का नियम। जैसे कि देखिए तय के साथ, यानी कि त कौन सा, स्वर रहित, यानी कि आधा, तय के साथ, यानी कि इधर ये जो आपका त है, यहाँ पर त है, और इधर इसके साथ में क्या आएगा, च आ जाएगा, ठीक है। त के साथ च छ आए तो किस में बदल जाएगा, च में। देखिए लॉजिक बहुत इजी है, याद क्या करना है, च छ ज झ ट ठ ड ढ ढ। तो इसमें आपको क्या याद करना है, त के साथ पहले आएगा च छ, अगर च छ आ रहा है, च या छ आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, पहले च आ रहा है, च में याद कर लेना है। फिर त के साथ क्या आएगा, ज और झ, अब पहले ज आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, ज में, इतना याद रख लेना। अब त के साथ क्या आ रहा है, ट ठ, किस में बदल जाएगा, ट में, इतना याद रख लेना, क्योंकि पहले ट आ रहा है ना, ट ठ आ रहा है। फिर त के साथ क्या आ रहा है, ड और ढ, तो पहले ड आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, ड में। अगर त के साथ ल आ रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ल का ल ही रहेगा। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल है, उत प्लस में लास। अब इतना याद रखिए, यहाँ पे जो आधा त है वो ल में बदल जाएगा, यानी कि ल है तो ल में ही बदल जाएगा, उ आधा ल
क्योंकि यहाँ स्वर रहित है तो ये भी हमारा स्वर रहित होएगा, यानी यहाँ आधा है तो ये भी हमारा आधा ही रहेगा, और यहाँ क्या बन गया, उल्लास। इस तरीके से। उसके बाद देखिए उत, यहाँ पे जैसे कि उत प्लस चरित्र, यहाँ पर त है, त के बाद क्या है, च। हमने पढ़ा है कि उत त प्लस च प्लस छ, च और छ होगा साथ में तो किस में बदल जाएगा, च में। तो इतना पता है ना, तो फिर च में ही बदलेगा। उत आधा च है, किस में आएगा, आधे च में, क्योंकि त आधा है, स्वर रहित है, और चरित्र हमारा सेम रहेगा। इधर कोई बदलाव नहीं होगा। जब ये नियम लागू हो रहा है, इधर कोई बदलाव नहीं होगा, इधर एज इट इज रहेगा हमारा। विपत त आधा है तो हमने लिखा बी प, त की जगह क्या लिखे, त आधा है। विपत के आगे देखेंगे क्या है, जाल। हमने पढ़ा है ज और झ होगा तो किस में बदल जाएगा, ज में। तो हमने लिख दिया आधा ज, त क्या बन गया, आधा ज में बदल गया, और जाल हमारा सेम रहेगा, विपत जाल, जाल। ठीक है। इसके बाद है कि थर्ड जो नियम है हमारा, दो नियम हमने कर लिए तय वर्ग के। थर्ड नियम है यदि त के साथ क्या हो, ह, यानी इधर त है और त के इधर है, तो क्या नियम लागू होगा, यहाँ पर दोनों ही बदल जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं, दोनों ही बदल जाएंगे। याद रखना है कि त के बाद अगर ह आ रहा है, त आधा है, तो त किस में बदलेगा, आधे स्वर में। ह अगर आधा है तो आधे स्वर में बदलेगा, अगर पूरा है तो पूरे व्यंजन में बदलेगा। तो त आधा है, स्वर रहित है, तो ये आधे व्यंजन में बदल जाएगा। लेकिन किसमें, अगर त के बाद ह आ रहा है तो त किस में बदल जाएगा, द में। त थ द, अपनी थर्ड जो इसका तीसरा पर्सन है त वर्ग का। ठीक है। और ह किस में बदल जाएगा, ध में। ह भी बदल, यहाँ पर है भी बदलेगा, क्योंकि पहले नियम में तो सिर्फ इधर वाला त ही बदल रहा था, इधर वाला एज इट इज रख रहे थे हम। अब अगर है आ रहा है तो इधर वाला भी बदलेगा, त भी बदलेगा और है भी बदलेगा। उत प्लस में हार, देखिए ऊ का ऊ लिख दिया, त किस में बदल गया, द में, आधे द में, क्योंकि आधा त है, लिख दिया। अब इन्होंने कहा है किस में बदलेगा, ध में, ध लिख दिया, और हार, आ की मात्रा और र हमारा सेम रहा, क्या बन गया, उद्धार। इज इट क्लियर। इसके बाद देखिए यदि त, यदि त, यदि त, त के साथ क्या हो, श, त के साथ क्या हो, श, तो त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। त किस में बदल जाएगा, च में, और श किस में बदल जाएगा, छ में। च छ, याद रखना है, च छ। यहाँ पर देखिए एक ही वर्ग के है, त थ द ध। यहाँ पर देखिए ये जो है श है, च छ और ज होता है, तो यहाँ पर च और छ में बदल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से श में, जैसे कि देखिए उत प्लस श्वास, उत में त आधा, तो हमने देखा अगर इधर श है, श्वास का श है, तो च में बदलेगा, त हमने च में बदल दिया, लेकिन आधा क्योंकि ये स्वर रहित है। इधर श भी आधा, यानी श भी क्या है, स्वर रहित है, तो छ भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और उसके साथ क्या हो जाएगा, वास। इसी प्रकार से देखिए त आधा है तो आधे च में बदल गया, श पूरा है तो छ में बदल गया, और बाकी आ की मात्रा आधा स और त्र सेम रहा, उच्छास्त्र। तो ये है हमारा व्यंजन संधि का तय संबंधी नियम नहीं होता। इस प्रकार से आज हमारी व्यंजन संधि है वो कंप्लीट हो गई है, स्वर संधि पहले ही कंप्लीट हो गई थी। वर्ण विचार का वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत डिटेल में एक एक शब्द समझा रखा है और बहुत कम टाइम में, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। इस तरीके से आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विसर्ग। इसी प्रकार प्रीवियस ईयर के जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि संधि हमें किस हद तक समझ आई है, क्या हम अपने आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है कि हम पेपर में संधि को अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो वो कैसे, मतलब उसको पहले ही अटेम्प्ट करना सीखेंगे ओल्ड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके थ्रू। तो याद रखिएगा, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका
जो लाइक है वही मोटिवेट करता है मुझे एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव कमेंट भी जरूर कीजिएगा और मैं उसका वेट करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।